नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ समसामयिकी के 31 जुलाई तक के करंट अफेयर को कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पूर्व आप सभी को पुनः एक बार बता दें कि जो विद्यार्थी सीजीपीएससी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे द्वारा एक फाउंडेशन बैच की शुरुआत की जा रही है। यह बैच 9 अगस्त से प्रारंभ होने वाली है। इस बैच से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा एक टेस्ट सीरीज का आयोजन भी किया जा रहा है। यह टेस्ट सीरीज सीजीपीएससी प्रीलिम्स हेतु प्रारंभ की जाएगी, जो कि 21 अगस्त से प्रारंभ होने वाला है। इस टेस्ट से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व पिछली वीडियो में जो पूछे गए प्रश्न थे उनके उत्तर जान लेते हैं। आपको पहला प्रश्न पूछा गया था, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है श्री सर्जियस मिंज जी को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न था, उत्कृष्ट अलंकरण सम्मान के अंतर्गत वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट विधायक सम्मान किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है श्री कुलदीप जुनेजा और श्री नारायण चंदेल जी को। ये पुरस्कार वर्ष 2019 और वर्ष 2020 दोनों के लिए एक साथ प्रदान किया गया है। इसमें विधायकों के लिए और पत्रकारों के लिए 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सारे नाम, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न था, हाल ही में पंचम विधानसभा के 11वें सत्र में कुल कितनी राशि का अनुपूरक बजट पारित किया गया? आपको मैंने बताया था कि अनुपूरक बजट क्या होता है। ठीक है, जब आवश्यक कार्यों के लिए राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त पैसे की मांग की जाती है तब वहां पर अनुपूरक बजट का प्रावधान किया जाता है। ठीक, तो हाल ही में 11वां सत्र जो हुआ इसके अंतर्गत 2485.59 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न था, चंदैनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, चर्चित पुस्तकों से प्रश्न आते हैं, है ना। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर सुरेश देशमुख जी। ठीक है, इसमें दाऊ रामचंद्र देशमुख जी की जीवनी है और इसके अलावा उनका जो योगदान रहा है छत्तीसगढ़ी लोक कला के क्षेत्र में उसको उन्होंने उजागर किया है। ठीक, अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? कौन है? श्री अटल श्रीवास्तव जी। चलिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है न्यायमूर्ति श्री ए.के. पटनायक समिति। देखिए, कुछ वर्ष पूर्व ऐसे बहुत सारे मामले आए थे जिसमें निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर जबरदस्ती जेल में डाल दिया जा रहा था। तो राज्य सरकार ने यह प्रयास किया कि इन आदिवासियों को उचित रूप से न्याय मिल सके। तो इसके लिए सबसे आवश्यक क्या होगी कि यह पहचान करना कि भाई वो व्यक्ति जो है एक्चुअल में नक्सली है या नहीं। तो इसी बात की समीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति श्री ए.के. पटनायक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति का गठन वर्ष 2019 के मार्च के महीने में हुआ है। मार्च 2019 में इसका गठन हुआ। इसका उद्देश्य था प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करना। ठीक है, ये समिति जो है वो उनके खिलाफ दर्ज किए गए प्रकरणों की समीक्षा करता था और यदि वो आदिवासी व्यक्ति जो है वो निर्दोष है तो यह अनुशंसा की जाती थी कि उसे जेल से मुक्त कर दिया जाए। ठीक, इस समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री ए.के. पटनायक जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
इस समिति के सदस्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ छत्तीसगढ़ अथवा अतिरिक्त महाधिवक्ता, ठीक है, यानी कि यदि महाधिवक्ता उपलब्ध नहीं है तो अतिरिक्त महाधिवक्ता इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव, महानिदेशक जेल, पुलिस महानिदेशक और बस्तर संभाग के कमिश्नर, ये इस समिति के सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन है इसको याद रखिएगा, श्री A.K. पटनायक, और इसका उद्देश्य क्या है इसको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि समितियों से प्रश्न हाल फिलहाल के एग्जाम्स में देखा गया है कि उद्देश्यों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगला टॉपिक है लघु वनोपज खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के लिए छत्तीसगढ़ को 10 राष्ट्रीय पुरस्कार। आपको पता होगा कि नवीन सरकार जो है वो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है जो लघु वनोपज संग्राहक हैं उनको, उनके आय का जरिया किस प्रकार से बढ़े, इस प्रकार के बहुत सारे प्रयास जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक, तो इसी के अंतर्गत अभी हाल ही में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ को 10 राष्ट्रीय पुरस्कार देने की बात जो है कही गई है। ठीक है, एक घोषणा की गई है। लघु वनोपज संग्राहकों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए संचालित की जा रही वन धन योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों की खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन के कार्य में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को 8 उपवर्गों में प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा तथा नवाचार एवं नव उत्पाद के लिए भी छत्तीसगढ़ को 2 पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 उपवर्ग बनाए गए हैं जिसमें छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नवाचार और नवोत्पाद, ठीक है, यानी कि कैसा इनोवेशन करके इसको मार्केट में उतारा जा रहा है, कैसे इनोवेटिव आइडियाज करके इसको प्रसंस्कृत किया जा रहा है इन लघु वनोपजों को। ठीक है, इन सब के लिए 2 पुरस्कार जो है अतिरिक्त रूप से राज्य सरकार को दिए जाएंगे। ठीक, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में छत्तीसगढ़ में 52 प्रकार की लघु वनोपजों को शामिल किया गया है। आपको पता होगा कि वर्तमान में जो लघु वनोपज खरीदे जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 52 है। 52 प्रकार के लघु वनोपज है जिनकी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इस वर्ग में द्वितीय पुरस्कार महाराष्ट्र को देने की घोषणा की गई है, जहां 21 वनोपजों को इस योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ और द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र काबिज है। तो आइए कुछ फैसलों को देखते हैं राज्य सरकार के जिनके द्वारा लघु वनोपज संग्राहक हैं वो लाभान्वित हुए हैं। चलिए, तो वनोपज संग्राहकों के हित में किए गए प्रयास। पहला है, राज्य में लघु वनोपज के प्राथमिक प्रसंस्करण हेतु 139 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि वर्तमान में कितने वन धन विकास केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, 139, जिनसे लगभग 17,424 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि 139 वन धन विकास केंद्रों से लगभग 17,424 रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, स्थापित 139 वन धन विकास केंद्रों में से 70 वन धन विकास केंद्रों द्वारा लघु वनोपज का हर्बल उत्पाद के रूप में प्रसंस्करण किया जाता है। ठीक, आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में हर्बल उत्पादों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, तो इसी के अंतर्गत कुल 139 में से 70 ऐसे वन धन विकास केंद्र है जहां पर वनोपज जो है वो हर्बल उत्पाद के रूप में प्रसंस्कृत किए जा रहे हैं। ठीक, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट में बदला जा रहा है जिससे कि वो दवाइयों के रूप में प्रयोग किए जा सके। ठीक, वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ हर्बल्स को एक देशव्यापी ब्रांड के रूप में स्थापित करते हुए हर्बल्स उत्पादों का विक्रय पूरे देश में किया जा रहा है। ठीक है, अनेक जगहों पर आपने देखा होगा स्टॉल लगाए जाते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक है, इन सब जगहों पर इनके स्टॉल्स लगाए जाते हैं तथा इसके फलस्वरूप वर्ष 2021-22 में लगभग 10 करोड़ रुपए मूल्य के उत्पादों के विक्रय का लक्ष्य
रखा गया है। ठीक है, यानी कि 10 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट बेचा जाएगा। ये जो हर्बल प्रोडक्ट है, ये ऐसा लक्ष्य राज्य सरकार के द्वारा रखा गया है। इससे प्रसंस्करण कार्यों में लगे महिला स्व सहायता समूहों के लगभग 5000 सदस्य लाभान्वित होंगे। ठीक है, यानी कि इन प्रसंस्करण यूनिट्स के माध्यम से लगभग 5000 सदस्य जो कि महिला स्व सहायता समूहों से जुड़े हुए हैं, इनको सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा। ठीक, याद रखिएगा, महिला स्व सहायता समूहों के लगभग 5000 रोजगार के अवसर इस वनोपज प्रसंस्करण के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक, इसमें के हर फैक्ट को आप अच्छे से तैयार करके रख लेंगे, लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ के 12 वन धन विकास केंद्रों को 15 राज्य स्तरीय पुरस्कार। ठीक है, राज्य स्तरीय पुरस्कार है। पिछला जो था, कंफ्यूज नहीं होंगे, पिछला जो था वो राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार था, ये राज्य स्तरीय पुरस्कार है। ठीक है, जिसमें 12 वन धन विकास केंद्रों को पुरस्कृत किया गया है। अलग अलग कैटेगरी में इसको दिया गया है। जैसे पहली कैटेगरी है विविध प्रकार के कार्य संपन्न किए जाने वाले वन धन विकास केंद्र की कैटेगरी। इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है वनौषधि प्रसंस्करण हेतु वन धन विकास केंद्र कुरंदी, जो कि जगदलपुर जिले में स्थित है। दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण हेतु वन धन विकास केंद्र बकावंड, जो कि जगदलपुर का अंग है। ठीक, तीसरा है सवई घास प्रसंस्करण हेतु वन धन विकास केंद्र कडेना, जो कि धर्मजयगढ़ में स्थित है। ठीक, तो ये विविध प्रकार के कार्य संपन्न किए जाने वाले वन धन विकास केंद्र की सूची में शामिल हैं। चलिए, अगली कैटेगरी है हर्बल उत्पादन में अधिकतम बिक्री वर्ग में। ठीक, यानी कि हर्बल उत्पादों को किस वन धन विकास केंद्र के द्वारा अधिक बेचा गया है। तो इसमें पहला स्थान है वनौषधि प्रसंस्करण के लिए वन धन विकास केंद्र केशोडार गरियाबंद। दूसरा है वनौषधि प्रसंस्करण के लिए वन धन विकास केंद्र डोंगानाला कटघोरा। और तीसरा है हर्बल घास प्रसंस्करण के लिए वन धन विकास केंद्र बरौंदा, जो कि बलौदाबाजार जिले में स्थित है। इसके अलावा अधिकतम प्रकार के मूल्यवर्धन उत्पाद निर्माण एवं बिक्री वर्ग। ठीक है, यानी कि अधिकतम जिन वन धन विकास केंद्रों में वैल्यू एडिशन किया गया है वनोपजों का, उनके कैटेगरी में वनौषधि प्रसंस्करण के लिए वन धन केंद्र डोंगानाला, जो कि कटघोरा में स्थित है, इसको पहला स्थान मिला है। वहीं वनौषधि प्रसंस्करण के लिए केशोडार गरियाबंद, इसको द्वितीय स्थान। और महुआ प्रसंस्करण के लिए वन धन विकास केंद्र कौरिन भाटा, जो कि राजनांदगांव में स्थित है, इसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगली कैटेगरी है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिकतम वनोपज संग्रहण वर्ग, यानी कि किन वन धन विकास केंद्रों में एमएसपी पर अधिक वनोपजों का संग्रहण किया गया है। तो इसमें पहला स्थान है इमली प्रसंस्करण के लिए वन धन विकास केंद्र घोटिया, जो कि जगदलपुर यानी बस्तर जिले में स्थित है। आपको पता होगा कि जगदलपुर में या बस्तर में इमली की सबसे बड़ी मंडी स्थित है। ठीक, तो इसको याद रखना बहुत आसान है। इमली प्रसंस्करण के लिए घोटिया, जो कि जगदलपुर जिले के अंतर्गत है, बस्तर जिले के अंतर्गत है, उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा है हर्बल खाद्य प्रसंस्करण के लिए वन धन विकास केंद्र दुगली, जो कि धमतरी जिले में स्थित है। वहीं तीसरे स्थान पर फूल झाड़ू निर्माण के लिए वन धन विकास केंद्र नारायणपुर, इनको पुरस्कृत किया गया है। अगली कैटेगरी है उत्पाद चयन तथा विपणन में नवाचार वर्ग, यानी कि जो वनोपज हैं उनके बिक्री में किस प्रकार के इनोवेशन किए गए हैं। ठीक है, किस प्रकार के इनोवेशन किए गए हैं और किस प्रकार उत्पादों का चयन किया गया है, जिससे कि वनोपज संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। इसके लिए बहुत सारे इनोवेशन किए गए हैं, तो उन वनोपज केंद्रों को इसमें सम्मानित किया गया है। तो इसमें पहला पुरस्कार जो है वो हर्बल खाद एवं महुआ सैनिटाइजर प्रसंस्करण के लिए वन धन विकास केंद्र पंचक्की, जो कि जशपुर में स्थित है। आपको पता होगा कि जशपुर के पंचक्की से एक
सैनिटाइजर ब्रांड नेम से निकलता है, जिसका नाम क्या है आपको पता होगा, उसको बोला जाता है जशपुर मधुकम। ठीक, जशपुर मधुकम जो है ये सैनिटाइजर का ब्रांड है, जो कि वन धन विकास केंद्रों से इसे बनाया जाता है। ठीक है, इनके माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है। तो याद रखिएगा, हर्बल खाद और महुआ सैनिटाइजर प्रसंस्करण के लिए पनचक्की जशपुर को पुरस्कृत किया गया है। दूसरा पुरस्कार फूल झाड़ू निर्माण के लिए वन धन विकास केंद्र नारायणपुर को पुरस्कृत किया गया है। वहीं तैलीय बीज प्रसंस्करण के लिए वन धन विकास केंद्र धूरा गांव, जो कि जगदलपुर जिले में स्थित है, इसे पुरस्कृत किया गया है। ठीक, तैलीय बीज के अंतर्गत आपको पता होगा साल आता है, करंजा आता है। ठीक, इस प्रकार ऐसे बीज जिनसे कि तेल निकाला जा सकता है। ठीक, तो इनके प्रसंस्करण के लिए वन धन विकास केंद्र धूरा गांव, जो कि बस्तर के जगदलपुर में स्थित है, इसे पुरस्कृत किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण में 33% की वृद्धि दर्ज की गई है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यह आंकड़ा निकाला गया है और इस आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जुलाई 2020 की तुलना में जुलाई 2021 में जीएसटी संग्रहण में 33% की वृद्धि दर जो है ये दर्ज की गई है। याद रखिएगा, यहां पर जुलाई 2020 के सापेक्ष निकाला गया है जुलाई 2021 में जीएसटी संग्रहण में वृद्धि प्रतिशत को। ठीक, तो इसमें और आंकड़ों को पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 में 2432 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण हुआ है, जो वर्ष 2020 की इसी अवधि से 33% अधिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जुलाई 2020 में 1832 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण राज्य में हुआ था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जुलाई 2020 में जीएसटी संग्रहण हुआ था 1832 करोड़ रुपए और जुलाई 2021 में हुआ है 2432 करोड़ रुपए। देख पा रहे हैं आप? ठीक, तो यहां से अगर आप परसेंटेज में वृद्धि दर निकालते हैं तो कितना मिलेगा आपको? 33% का। यही आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, जीएसटी संग्रहण में हुई यह वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर कुल जीएसटी संग्रहण में हुई वृद्धि से अधिक है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो जीएसटी वृद्धि दर है उससे अधिक है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहां 32% की हुई थी, वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 33% की दर्ज की गई है। अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में जीएसटी वृद्धि प्रतिशत जुलाई 2020 की तुलना में जुलाई 2021 की स्थिति में, तो देखिए मध्य प्रदेश में 16%, कर्नाटक में 12%, उत्तर प्रदेश में 18%, बिहार में 21%, पंजाब में 29%, उत्तराखंड में 12%, राजस्थान में भी 12%, पश्चिम बंगाल में 15%, केरल में 27% और आंध्र प्रदेश में 28%। तो यहां से एक निष्कर्ष आप ये निकाल सकते हैं कि इसी अवधि में छत्तीसगढ़ में इन सभी से ज्यादा जीएसटी संग्रहण किया गया है। यानी यहां से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जुलाई 2020 की तुलना में जुलाई 2021 में जो जीएसटी संग्रहण हुआ है उसमें प्रतिशत वृद्धि दर के मामले में छत्तीसगढ़ इन राज्यों से आगे है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संस्था यूएनसीसीडी द्वारा वन मंत्री अकबर हुए सम्मानित। ठीक, यूएनसीसीडी आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इस संस्था का हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन। ठीक, यूएनसीसीडी। और हाल ही में इस यूएनसीसीडी के द्वारा हमारे राज्य के जो वन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर जी, उनको सम्मानित किया गया है।
आइए पढ़ते हैं इसमें कि छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना अंतरराष्ट्रीय संस्था यूएनसीसीडी द्वारा की गई है। उक्त संस्था यूएनसीसीडी द्वारा इसके तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर और छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक वैद्य संघ के प्रांतीय सचिव श्री निर्मल अवस्थी को सम्मानित किया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो संस्था है इसके माध्यम से हमारे वन मंत्री को सम्मानित किया गया है। ठीक, यहां पर आप इसका सर्टिफिकेट भी देख पा रहे हैं। ठीक, मिस्टर मोहम्मद अकबर, ऑनरेबल मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड लॉ, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, इंडिया। ठीक, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। ठीक, यहां पर देख पा रहे हैं फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है छुई खदान के रियासत का इतिहास पुस्तक। देखिए, हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, है ना, हमारी राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। यह छत्तीसगढ़ की रियासत पर लिखी गई पहली किताब है, पहली पुस्तक है जो कि छुई खदान पर लिखी गई है। इसमें छुई खदान के रियासत का, बैरागी राजा की प्रशासनिक संरचना आदि का वर्णन किया गया है। यानी कि जो लोग प्रशासनिक पदों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक, तो याद रखिएगा इस पुस्तक के लेखक कौन है, श्री शैलेंद्र सिंह जी। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला प्रश्न है, न्यायमूर्ति श्री ए के पटनायक समिति के गठन का लक्ष्य क्या है। ठीक है, आपको बताया था कि एक समिति गठित की गई है न्यायमूर्ति श्री ए के पटनायक जी की अध्यक्षता में। इसका उद्देश्य क्या है, इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शंस को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छुई खदान के रियासत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर राघव शर्मा, मोहम्मद मकबूल कुरैशी, श्री शैलेश वर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य में लघु वनोपज के प्राथमिक प्रसंस्करण हेतु कितने वनधन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है। यानी वर्तमान में कितने वनधन केंद्र जो है यहां स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन है 145, 122, 139 या 188। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 में 2432 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण हुआ है, जो वर्ष 2020 की इसी अवधि से कितने प्रतिशत अधिक है। ऑप्शन है 33%, 34%, 35% या 36%। तो कुछ स्लाइड पहले ही हमने देखा है इसको, तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक के समसामयिक घटनाक्रम जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।